कोई बच्चे स्टबन है, माँ बाप को लगता है कि उनकी नहीं सुनते। कोई गाय की तरह है, सबकी सुनते हैं। कुछ प्यार से बात करते हैं, कुछ झगड़ते हैं, कुछ रोते हैं और कुछ हंसते रहते हैं। बच्चे हमें लगता है कि बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बच्चा खाली एक तरह का होता है, सिर्फ एक तरह का। और वो बच्चा हमें तब दिखता है जब वो कुछ करने में व्यस्त होता है। कुछ ऐसा काम जो वो ना प्रशंसा के लिए कर रहा है, ना टॉफी के लिए, ना किसी के डर के कारण। ये बच्चा ना किसी से झगड़ता है, ना लड़ता है, ना रोता है, ना मम्मी मम्मी करता है, ना पापा पापा करता है। बस अपने काम में मगन होता है। बच्चा एक ही तरीके का होता है, लेकिन ये बच्चा खो जाता है फर्स्ट आने के चक्कर में, मोबाइल देखने के चक्कर में, स्कूल में मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, इन सब में कहीं, माँ बाप को खुश करने के चक्कर में। अगर आपके बच्चे हैं या आप करना चाहते हैं या परिवार में आप किसी बच्चों के साथ खेलते हैं, तो आइए चलिए मेरे साथ इस एक बच्चे को इकट्ठे ढूंढते हैं। मैंने अपनी इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे से की 2005 में। उसके बाद एक कंपनी बनाई कोक्यूब्स के नाम से, जो मैंने 10 साल चलाई, फंडिंग रेज की, और उसके बाद एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी ने एक्वायर की सन 2016 में। इसी साल मैंने एक किताब लिखी जो पेंगुइन ने पब्लिश की। किताब का नाम था लेट्स बिल्ड अ कंपनी। सन 2016 इंपॉर्टेंट है क्योंकि तब मेरी बेटी दिया 1 साल की थी। कंपनी बेचने के बाद मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की जो मुझसे 10 साल आगे थे, सक्सेसफुल लोग। उनसे पूछा कि अगर आप वापस जा सकते 10 साल, तो आप क्या बदलेंगे अपनी जिंदगी में। सबका सबका मतलब सबका एक ही जवाब था कि यार हमें याद नहीं कि हमारे बच्चे कब बड़े हो गए। हम उनके साथ बहुत समय नहीं बिता पाए। पैसे तो कमा लिए, लेकिन ये समय वापस नहीं ला पाएंगे। तो 2016 में मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी बेटी को बड़े होते हुए देखूंगा। इसलिए नहीं कि उसको मेरी जरूरत थी या है, बस इसलिए क्योंकि मैं ये करना चाहता था। करते करते अपने बच्चे के साथ समय बिताया, पड़ोसियों के बच्चों के साथ समय बिताया, फिर मेरी बेटी के दोस्तों के साथ समय बिताने लगे। बच्चों के बारे में पढ़ने लगे तो समझ में आया कि ये अलग ही दुनिया है, अनदेखी सी। मैंने किताबें पढ़ी, कोर्सेज किए, बहुत कुछ किया, और मैंने देखा कि माँ बाप आजकल बिजी हैं। बच्चों की जगह माँ बाप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए सही चीज करना चाहते हैं। दूसरे छोर पर माँ या बाप फ्री हैं और वो बच्चे पे जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये सब देखते देखते करते करते अपने पिछले 5 साल मैंने इसमें बिता दिए। आज मेरी बेटी 6 साल की है और मैं उसके साथ और अपनी वाइफ भक्ति के साथ मुंबई में रहता हूँ। अपना पूरा समय बिताता हूँ, थोड़ा बच्चों के साथ खेल के, थोड़ा उनके बारे में पढ़ते हुए, थोड़ा लिखते हुए, और अब थोड़ा उनके बारे में बोलते हुए, ताकि हर जो पेरेंट जिसके पास ये समय नहीं है बच्चों की दुनिया को जानने के लिए, उनको ये सब रिसर्च ना करनी पड़े। अगर आप बच्चों के साथ कुछ भी समय बिताते हैं, ये ऑडियो बुक आपके लिए है, क्योंकि यहां पे कही हुई बात आपको याद आएगी जब भी आप अगली बार किसी बच्चे से बात करेंगे। आप सोच रहे हैं कि क्यों याद आएगा यार, लेकिन याद आएगा क्योंकि जब भी हम किसी बच्चे से बात करते हैं तो उस बच्चे पे असर पड़ता है। हमारा हर इंटरेक्शन बच्चों के मन पर एक छाप छोड़ देता है। इन छोटी बड़ी छापों से निकलते हुए बच्चा बड़ा होता है। अब बच्चे के साथ हर इंटरेक्शन पर ध्यान रखना मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार बच्चों की दुनिया समझ में आ जाए तो शायद बहुत आसान भी, बहुत आसान हो सकता है उसके बाद बच्चे पर एक ऐसी छाप छोड़ना जिससे उसका फ्यूचर अच्छे के लिए बदल जाए। इसलिए आप ये ऑडियो बुक याद करेंगे। चलिए कुछ समय बच्चों के बारे में बात करते हैं और शुरू करते हैं उन्हीं शब्दों से जो आपने बहुत सुने होंगे। मम्मी मम्मी, पापा पापा। मोबाइल दिखाओ, खाना खिलाओ। सन 1897 में एक रशियन साइंटिस्ट इवान पावलोव ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च पब्लिश की। उनको अपनी रिसर्च के लिए 1904 में नोबेल प्राइज भी मिला। क्या थी ये रिसर्च, और उसका हमारे बच्चों को मोबाइल दिखाकर खाना खिलाने से क्या लेना देना है? गौर से सुनेंगे तो बहुत लेना देना है। आजकल हर बच्चा खाना खाता है, क्योंकि मोबाइल दिखाते दिखाते किसी भी बच्चे को कितना भी खाना खिलाया जा सकता है, और माँ दादी सब खुश हैं, क्योंकि बच्चा बिना शैतानी किए, बिना नखरे किए बस खाता चला जा रहा है।
हेल्दी बनेगा, बड़ा जल्दी होगा। अब इसमें क्या गलत हो सकता है? सिर्फ एक गड़बड़ है। हमने अपने बच्चे के तन को तो देख लिया, उसके लिए खाना खिला दिया, लेकिन उसके मन को भूल गए। वो तन जो दिखता है वो बढ़ रहा है, पर वो मन जो दिखता नहीं है, उसका इस तरह खाना खिलाने से क्या हाल हुआ? क्या आपको पता है हमें भूख कैसे लगती है? जब पेट खाली होता है, या हमें कहीं खाने की खुशबू आती है, या हमारी आंखें कुछ ऐसा देखती हैं जो कि हमें स्वादिष्ट लगता है, तो मन को, हमारे माइंड को सिग्नल जाता है कि खाओ, और खाने के थॉट्स हमारे मन में आते हैं। रशियन साइंटिस्ट इवान पावलोव की जिस रिसर्च के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला, उसका हमारे बच्चों के मन से बहुत ताल्लुक है। साइंटिस्ट इवान पावलोव ने यह रिसर्च कुत्तों पे की, डॉग्स पे की। उन्होंने ये देखा कि खाना खाने से पहले ही कुत्तों के मुंह में पानी आता है। इसे हम सलाइवा कहते हैं, और वो इस बात को साइंटिफिकली प्रूव करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब कुत्तों के मुंह में डाल दी। इस टेस्ट ट्यूब में सलाइवा इकट्ठा होता है, लेकिन उन्होंने जब ध्यान दिया तो पता लगा कि कुत्तों को खाना देने वाले के फुटस्टेप्स, उनके कदम की आवाज सुनते ही उनके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता था। मतलब बिना खाना देखे ही कुत्तों का मन उनको सलाइवा बनाने के लिए बोल देता था। इवान पावलोव ने फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक घंटी ली और खाना देने से हर रोज पहले उन्होंने ये घंटी बजानी शुरू कर दी। शुरू में कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों में सिर्फ घंटी बजाने पर ही कुत्तों के मुंह में सलाइवा आने लगा। मतलब क्या हुआ? व्हाट हैपेंड हियर? यह हुआ कि कुत्तों का मन अब ट्रेन हो चुका था कि घंटी सुनते ही हमें खाना मिलेगा, हमें भूख लगेगी। ये उनके मन में बस गया। इस रिसर्च के लिए इवान पावलोव को नोबेल प्राइज मिला। यही हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। उनको हम आज खाना खिला रहे हैं, मोबाइल दिखाकर, कार्टून दिखाकर। उनके ब्रेन को हम ट्रेन कर रहे हैं कि जब भी खाना खाना हो तो उनका मन बोले, अरे मुझे टीवी चाहिए। शायद ये भी कि जब भी टीवी देखे तो उनका ब्रेन बोले, उनका मन बोले, भूख लगी हो या ना लगी हो, खाओ। मोबाइल देखते हुए खाने से ओवर ईटिंग होती है। हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं। सोचिए हमारा बच्चा बड़ा हो गया है, उसने खाने की प्लेट उठाई या चिप्स के पैकेट उठाए और टीवी ऑन कर दिया, और अब वो बिना सोचे समझे चबाता चला गया। क्या होगा ऐसे बच्चे के तन को और मन को बड़ा होके? कितना अनहेल्दी होगा। ये माइंड की ट्रेनिंग हम उसमें आज पैदा कर रहे हैं, उसको मोबाइल दिखाकर, खाना खिलाकर। मेरे एक दोस्त घूमने गए अपने बेटे के साथ। वहां पे उनका मोबाइल बंद हो गया। तो जब खाना खाने की बात आई तो उनके बेटे ने पिता से बोला, अरे मोबाइल ही नहीं है, मैं खाना कैसे खाऊंगा? मैं खाना नहीं खा सकता। मेरे दोस्त को उस दिन पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कर दिया है। अपने बेटे के मन में कैसा रिलेशनशिप बना दिया है खाने का और मोबाइल का। ये रिलेशनशिप तोड़ना हमारे हाथ में है। हम रोक सकते हैं। अगर आपके घर में अभी मोबाइल दिखाकर खाना खिलाने की आदत पड़ी हुई है, तो हो सकता है कि आपका पहला हफ्ता बहुत मुश्किल जाए। बच्चा रोएगा क्योंकि उसकी आदत है, लेकिन एक बार उसको समझ में आ गया कि मोबाइल नहीं मिलने वाला है, तो रोना बंद हो जाएगा। बच्चा शायद थोड़े दिन खाना खाने से मना कर दे, कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मोबाइल लेने का बहाना है। आप उसको बोलो, बेटा हम समझते हैं, यह आपके लिए खाना रखा है, जब भी खाना हो तो खा लो। आपने अगर अपना एक हफ्ता, 1 वीक निकाल दिया, तो बच्चे का बिहेवियर बदल जाएगा। वो जिद करना छोड़ देगा और आप सफल हो जाएंगे। इस सब में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोबाइल फोन या टीवी दिखाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। यह आजकल के ज़माने में मुश्किल है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है बंद करने की। लेकिन मोबाइल फ़ोन के साथ खाना खिलाना बंद कर देना चाहिए। जब भी मैं किसी माँ बाप को देखता हूँ जो कि मोबाइल के साथ अपने बच्चे को खाना खिला रहे हैं, तो मेरे दिमाग में शोले मूवी का गब्बर का डायलॉग आता है, बसंती जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे इसकी सांस चलेगी। यही हम कर रहे हैं कि जब तक मुंह चलेगा तो वीडियो चलेगा, चाहे ओवर ईटिंग हो जाए। शोले मूवी में तो जय को बचाने वीरू आ गया था, लेकिन यहां पे ये काम आपको करना है।
हमने बच्चों को मोबाइल से खाना ना खिलाने पर 5 मिनट बिताए। अगर इसके बारे में आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और तब तक आप अगला चैप्टर सुन के देखिए। प्रशंसा के नुकसान। आपका बच्चा कुछ पजल सॉल्व कर रहा था और उसने कर दी। वो आपको दिखाने आया और आपने बोला, अरे वाह, तुम कितने स्मार्ट हो, कितने होशियार हो। आपने अपने साथ बैठे मित्र को भी बताया, अरे देखो, मेरे बेटे ने कितना अच्छा पजल सॉल्व किया है। इसमें क्या गलत हो सकता है? इस प्रशंसा का, प्रेज का क्या कोई नुकसान हो सकता है? बहुत साल पहले एक रिसर्चर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। उसने पूछा कि एक बच्चा जिसमें काबिलियत है, वो क्यों फेलियर को देखकर मायूस हो जाता है, जबकि दूसरी ओर ऐसे बच्चे हैं जिनमें फेलियर के बावजूद भी उत्साह बना रहता है कि मैं दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करके रहूंगा। इन दोनों बच्चों में क्या फर्क है? ये सवाल ये रिसर्चर, जिनका नाम कैरल ड्वेक था, उसने पूछा और रिसर्च किया। उन्होंने स्कूल में जाकर ऐसे बच्चे ढूंढे जो छोटे छोटे फेलियर पे आस छोड़ देते थे। मतलब, अगर उन्होंने मैथ्स की प्रॉब्लम ट्राई की, नहीं हुई तो छोड़ दी। एक दो बार ऐसा हुआ तो पुरानी मैथ्स भी थोड़ी भूल गए। ऐसे बच्चों में से आधे बच्चों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और उन्हें समझाया कि वो सिर्फ इसलिए नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत कम की है। उन्हें एनकरेज किया और मेहनत करने के लिए। कुछ महीनों में ये बच्चे मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे और आगे बढ़े, जबकि जो बाकी के आधे बच्चे थे, जिनको ये नहीं समझाया गया था, वो वहीं रह गए। इस एक्सपेरिमेंट से उनको कंफर्म हुआ कि बच्चों को क्यों लगता है वो फेल हो रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर बच्चे को लगता है कि उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, इसलिए वो फेल हो रहा है, तो वो फेल होता रहेगा। लेकिन अगर बच्चे को लगता है कि क्योंकि उसने मेहनत नहीं की है, इसलिए वो फेल हो रहा है, तो बच्चा ट्राई करता रहेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने की। एक और एक्सपेरिमेंट में कैरल ड्वेक ने उन बच्चों को पकड़ा जो ट्राई करते रहते थे और प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते थे, और उन्हें बोला कि प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए तुम्हारे मन में, दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, वो बोलते रहो। ऐसे बच्चे जो ट्राई करते रहते हैं, सॉल्व करते रहते हैं, उनके विचार सुन के कैरल ड्वेक ने जाना कि इन बच्चों को कभी लगता ही नहीं कि वो फेल हो रहे हैं। उनको बस मजा आ रहा है काम करने में, और वो सोचते हैं कि ये नहीं चला, चलो कुछ और ट्राई करता हूं। आप सोच रहे होंगे, लेकिन इस सब का प्रशंसा से क्या लेना देना है, प्रेज से क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है। कोई भी बच्चा ये सोचकर पैदा नहीं होता कि मेरे में इतनी ही काबिलियत है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। जो आपका बच्चा पजल सॉल्व करके आया था, उसको आपने बोला, तुम कितने काबिल हो, कितने स्मार्ट हो। वो खुश हुआ। उसने सोचा, मेरे अंदर काबिलियत है, इसलिए मैंने ये पजल सॉल्व कर लिया। अब कोई अगले दिन उसने कोई और पजल सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो सोचेगा, मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं नया वाला पजल सॉल्व करूं। मेरी काबिलियत इस पजल से कम है। जबकि फर्क सिर्फ मेहनत का है, काबिलियत का नहीं। काबिलियत वाला ख्याल तो हमने सिर्फ अपनी प्रशंसा से उसके दिमाग में डाल दिया है। तो जब बच्चे ने पजल सॉल्व किया, हमारे पास आया, अगर हम उसको बोलते कि अरे, मैं तुम्हें देख रहा था, तुम 15 मिनट से सॉल्व करने का ट्राई कर रहे थे, बहुत अच्छा। तो बच्चे ने सीखा कि पजल सॉल्व होना मेरी मेहनत का फल है, मेहनत का असर है। अगली बार जब वो किसी पजल पर अटकेगा तो सोचेगा कि और मेहनत करनी पड़ेगी। आपने प्रशंसा की, लेकिन काबिलियत की नहीं की, मेहनत की। यह एक्चुअली प्रशंसा नहीं है, प्रोत्साहन है, एनकरेजमेंट है। जब प्रशंसा आउटकम की ना हो लेकिन प्रोसेस की हो, तो वो प्रोत्साहन बन जाती है। मैं इसको वापस बोलता हूं, जब प्रशंसा आउटकम की ना हो, प्रोसेस की हो, तो वो प्रोत्साहन बन जाती है। इस प्रोसेस में मेहनत आती है, दूसरों से मदद मांगना आता है, नई नई चीजें ट्राई करना आता है। एक बहुत बेसिक डिफरेंस है प्रशंसा में और प्रोत्साहन में, प्रेज में और एनकरेजमेंट में। ये फर्क है, मुझे अच्छा लगा
को मुझे दिखा में बदलने का। मुझे अच्छा लगा को मुझे दिखा में बदलने का। आपको कैसा लगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या देखा। चलिए इनको किसी उदाहरण से, एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रशंसा और प्रोत्साहन में क्या डिफरेंस है। प्रशंसा है, मुझे तुम पर गर्व है। प्रोत्साहन है, तुमने बहुत मेहनत की, तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। प्रशंसा है, मुझे तुम्हारी की ड्राइंग अच्छी लगी। प्रोत्साहन है, अरे तुमने कितने सारे रंग यूज किए अपनी ड्राइंग में, मुझे इनके बारे में और बताओ। प्रशंसा है, मुझे अच्छा लगा कि तुम हमेशा समय पर आते हो। प्रोत्साहन है, तुम हमेशा समय पर आते हो, इससे हम क्लास ठीक से शुरू कर पाते हैं। प्रशंसा है, तुम कितनी समझदार हो। प्रोत्साहन है, तुमने मेहनत की, तुम्हें अच्छा लगा होगा। आप अपनी आंख बंद कीजिए और इस तरह से सोचिए। प्रशंसा एक स्पॉटलाइट की तरह है जो आप बच्चे पर डालते हैं। फिर जब आप चले जाते हैं तो स्पॉटलाइट भी आपके साथ चली जाती है। लेकिन प्रोत्साहन बच्चे के साथ रहता है, आप चाहे आसपास हो या नहीं। प्रशंसा की जगह प्रोत्साहन करना आसान नहीं है, कठिन है, प्रैक्टिस जरूरी है। प्रशंसा और प्रोत्साहन का फर्क छोटा है पर इंपॉर्टेंट है। इससे फर्क पड़ेगा कि आपका बच्चा कैसा बनेगा। वो जो मुश्किलों से डर के आगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, या वो जो मुश्किलों को देखकर खुश होगा कि चलो आज कुछ अच्छा करने को मिला। कमेंट्स में मुझे बताइए कि कौन सी जगह आप बच्चे की प्रशंसा करते हैं और उसकी जगह आपको लगता है कि प्रोत्साहन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं पढ़ना चाहता हूं, आप मुझे बताइए। और उसके बाद अगला चैप्टर सुनिए जानने के लिए कि जीनियस बच्चा कैसे बनाया जा सकता है। जीनियस बच्चे, जीनियस किसको कहते हैं? मुझे तो ये जान के आश्चर्य हुआ कि जीनियस की कोई साइंटिफिक डेफिनेशन यानी परिभाषा है ही नहीं। तो हमारे लिए एक डेफिनेशन बना लेते हैं कि जीनियस बच्चे का मतलब है एक बच्चा जिसमें असाधारण योग्यता हो, एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस हो। एक सवाल जिसको हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंस दी गई है वो ये है कि जीनियस पैदा होते हैं कि बनाए जाते हैं। लेकिन हमारे लिए सवाल किसी काम का नहीं है। हमारे पास तो हमारा बच्चा है और हम तो ये समझना चाहते हैं कि उसकी योग्यता को असाधारण बनाया जा सकता है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसका नाम शायद आपने सुना हो। यह है टेनिस के मशहूर प्लेयर एंड्रे अगासी। अगासी 8 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुके हैं और ओलंपिक्स टेनिस गोल्ड जीत चुके हैं। उनके पिताजी ने अगासी को टेनिस बचपन से सिखाया। उन्होंने अपने घर के पीछे खुद से टेनिस कोर्ट बनाया। फिर उन्होंने खुद से एक ऐसी मशीन बनाई जो कि तेजी से टेनिस की गेंद फेंकती थी ताकि अगासी प्रैक्टिस कर सकें। उन्होंने ये शर्त रखी कि हर रोज अगासी कम से कम 2500 गेंदों को खेलेगा। अगासी के पिताजी का मानना था कि जो लड़का छोटी उम्र से हर रोज टेनिस की 2500 गेंदें खेलेगा, मतलब एक साल के 365 दिनों में 10 लाख गेंदें खेलेगा, उसको दुनिया में कोई नहीं हरा पाएगा। और उनका कहना सच साबित हुआ। अगासी वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बने। आमतौर पे टेनिस में खिलाड़ी एक तरह के मैदान पे ही वर्ल्ड फेमस होता है। अगासी दुनिया के पहले पुरुष बने, पहले मेन बने जिन्होंने ग्रास कोर्ट, क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट तीनों में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते। लेकिन अब गौर से सुनिए, क्योंकि मैं तब चौंका जब मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी। उनकी किताब शुरू होती है इन लफ्जों से, आई हेट टेनिस, मुझे टेनिस से नफरत है। अगासी ने लिखा कि कैसे उनको अपने पिताजी की बनाई गेंद फेंकने वाली मशीन राक्षस की तरह लगती थी। उनको लगता था कि वो राक्षस उनको खाना चाहता है। वो अपनी माँ के साथ बैठना चाहते थे, दोस्तों के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि टेनिस खेलने से फुर्सत ही कहाँ थी। अगासी वर्ल्ड नंबर 1 बने, लेकिन उन्होंने ड्रग्स ली, अपने पिताजी से बात करनी छोड़ दी, उनका डाइवोर्स हुआ और फिर उनकी रैंकिंग वर्ल्ड नंबर 1 से वर्ल्ड नंबर 141 तक गिर गई। ये तब तक चला जब तक उन्हें टेनिस से नफरत रही। कहीं उनके सफर में उनको बच्चों के लिए कुछ करने का मन किया। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया। उस स्कूल को बढ़ाने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए उन्होंने टेनिस इस बार दिल से खेलना शुरू किया। वो वापस वर्ल्ड नंबर 1 बने, इस बार लंबे समय के लिए।
उन्होंने वापस शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, जिनको उन्होंने टेनिस में नहीं डाला। ये कहानी से मैंने ये सीखा कि हम बच्चे को जीनियस बना सकते हैं, लेकिन अगर हम बच्चे को जीनियस बनाएंगे उसकी मर्जी के खिलाफ, तो उसके रिजल्ट्स भारी हो सकते हैं। तो फिर अब सवाल ये बना कि क्या बच्चों की मर्जी से उन्हें जीनियस बनाया जा सकता है? चलिए, ये जानने के लिए इस बार हम चलेंगे मिलने लाज़्लो पोलगर से। लाज़्लो हंगरी देश के रहने वाले हैं, जो कि यूरोप में है। उन्होंने अपना वक्त कॉलेज में 400 जीनियस की जिंदगी पढ़ने में बिताया, और ये किताबें पढ़ने के बाद उन्होंने अपने दिमाग में तय कर लिया कि किसी भी स्वस्थ बच्चे को जीनियस बनाया जा सकता है। मजे की बात यह है कि वो खाली किताबों पर नहीं रुके। उन्होंने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट दे दी कि मैं शादी करना चाहता हूं, एक ऐसी वाइफ ढूंढ रहा हूं जो ये विश्वास रखती है कि किसी भी स्वस्थ बच्चे को जीनियस बनाया जा सकता है। एक क्लारा नाम की टीचर ने उनके एडवर्टाइजमेंट का जवाब दिया और उन दोनों ने शादी कर ली। सन 1970 में उन्होंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया। उन दोनों का यह मानना था कि अगर एक बच्चे को 3 साल की उम्र से पढ़ाना शुरू किया जाए और 6 साल की उम्र से किसी एक विशेष चीज में प्यार से पढ़ाया जाए, स्पेशलाइजेशन दी जाए, तो कोई भी बच्चा जीनियस बन सकता है। उनकी पहली बच्ची थी उनकी बेटी जुजुजा। किस क्षेत्र में उसको जीनियस बनाया जाए उसके बारे में उन्होंने बहुत सोचा और फाइनली चेस को चुना, शतरंज को चुना। पहली बेटी जुजुजा के बाद उनकी 2 और बेटियां हुई, उनको भी चेस सिखाई। उनकी तीनों लड़कियां जीनियस बनी, तीनों। उनको विश्व में पोलगर सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। जुजुजा सबसे पहले वर्ल्ड चेस चैंपियन बनी। दूसरी बेटी सोफिया ने चेस ओलंपिक्स में गोल्ड जीता, और उनकी सबसे छोटी बेटी जुडिथ को आज तक शतरंज में महिलाओं का सबसे बढ़िया खिलाड़ी माना जाता है। उन्होंने मैग्नस कार्लसन, कैस्पराव, आनंद विश्वनाथन और 8 वर्ल्ड मेन चैंपियंस को हराया है। सबसे जरूरी बात यह निकली कि ये तीनों लड़कियां खुश थी। उन्होंने शादी की, बच्चे किए और आम लोगों की तरह जिंदगी भी बिताई। उनकी बेटी जुडिथ ने बोला कि चेस उनके लिए एक खेल की तरह रही। उन्हें खेलने में मजा आता था तो वो खेलती गई। इस तरह लाज़्लो पोलगर और उनकी पत्नी क्लारा ने साबित किया कि जीनियस बनाए जा सकते हैं, और खुश जीनियस, हैप्पी जीनियस बनाए जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे देश भारत में भी प्रसिद्ध है। आपने मूवी दंगल शायद देखी होगी। वो मूवी हरियाणा के पहलवान महावीर सिंह फोगट के परिवार के बारे में है कि कैसे उन्होंने अपनी बेटियों में पहलवानी की योग्यता डाली। आज मेरी बेटी दिया 6 साल की है। जब वो पैदा हुई थी तो मैंने जीनियस बच्चों के बारे में बहुत पढ़ा, और मुझे इतना समझ में आया कि अगर हम जीनियस बच्चा पालना चाहते हैं तो उसके लिए माता पिता को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करने का मन मेरा तो नहीं था, शायद आपका हो तो आप कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा योग्यता पाने के साथ लाइफ में खुश भी रहे, तो बच्चे की मेहनत उसकी मर्जी से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। जो कर रहा हो उसको पसंद हो। क्या आप अपने बच्चे को जीनियस बनाना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। जीनियस बनने के लिए ज़रूरी है कि बच्चा जो माँ बाप बताएं वो थोड़ा फॉलो करे। उसके लिए बच्चे को माँ बाप पे भरोसा होना ज़रूरी है। लेकिन क्या पेरेंट्स भरोसे लायक हैं? ये जानेंगे हम अगले चैप्टर में। मम्मी मम्मी, पापा पापा पापा। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो ये शायद आप पूरे दिन सुनते होंगे। मेरे हर दोस्त जिनके बच्चे हैं वो परेशान हैं इससे कि ये बच्चे 2 मिनट के लिए नहीं छोड़ते। बाथरूम चले जाओ तो दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, मम्मी 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 मम्मी। ऐसा क्यों है और हम करें तो क्या करें? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो कोविड की बदौलत सच हुई। क्योंकि पिछले साल जब हम सब घर से काम कर रहे थे तो हमने सोचा कि चलो पहाड़ों में जाके काम करते हैं। तो हमने पालमपुर में, जो कि हिमाचल में है, वहां पर अर्थ हाउस नाम की जगह बुक की। ये एक 4 रूम का मड हाउस है, एक छोटी सी नदी के बाजू में है। बर्फ के पहाड़ दिखते हैं यहां से। पर सबसे जरूरी ये कि यहां तक गाड़ी नहीं जाती। कार को आधा किलोमीटर पहले गांव में रुकना पड़ता है, क्योंकि यह जगह एक चारगाह, एक ग्रासलैंड के बीच में है। एक घर है, पेड़ है, एक झूला लगा है और आसपास बस खुली जगह है।
ये जगह हमने मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरी बेटी, हमने 1 महीने के लिए बुक कर दी और अपने दोस्तों को बोला आप भी आ जाओ। तो एक एक हफ्ते के लिए हमारे शहरी दोस्त अपने बच्चों के साथ वहां रुकने आए। हमने बहुत मजे किए। दिन में नदी में नहाए और रात को तारे देखे। ऑफिस का काम किया और पहाड़ों पे भी चढ़े। मजे की बात यह है कि जब 7 दिन पूरे हो गए और जाने का समय आया तो हर दोस्त ने एक बात बोली कि यार ये किसके बच्चे हैं? ये बच्चे जो 7 दिनों में गुम गए हैं, हमें मिले ही नहीं। कोई मम्मी मम्मी पापा पापा नहीं, कोई टैंट्रम नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कोई फालतू की जिद नहीं। ये किसके बच्चे हैं? अब बच्चे तो वही हैं। वो तो पिछले 7 दिन में नहीं बदले, नए नहीं बने। बस वातावरण बदल गया है, एनवायरनमेंट बदल गया है। यही बच्चे जो एक 2 बेडरूम फ्लैट में मम्मी मम्मी पापा पापा करते थे, यहां आके मम्मी पापा को भूल गए हैं। कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर। कभी पेड़ों से कुछ तोड़ रहे हैं तो कभी पत्थरों को जोड़ रहे हैं। यहां पालमपुर के मिट्टी के अर्थ हाउस में मेरे दोस्तों को अपने असली बच्चे की झलक दिखी। हमारा शहर का घर सुंदर है, टीवी लगा है, लाइट्स लगी हैं, येलो वाइट, दीवारें चमचमा रही हैं, फ्लोर मार्बल से ढके हैं। कहीं कोई कोना नहीं है जहां सुराख भी छूट गया हो। खिड़कियां बंद है, छिपकलियां बाहर हैं। अरे चींटियां भी नहीं दिखती। अगर आप थोड़ा सोचो तो ये प्लास्टिक के खिलौनों से भरे डेड हाउसेस हैं। कभी कभी कॉकरोच आ जाते हैं गलती से, तो उनके लिए हम पेस्ट कंट्रोल वालों को बुला लेते हैं। हमारा घर कन्वीनियंट है, लेकिन ऐसे घर में बच्चों को इंटरेस्ट करना मुश्किल है। इसलिए ये बच्चे मम्मी मम्मी पापा पापा करते हैं। थोड़े महीने पहले मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा कि अपनी बेटी के लिए एक बर्ड हाउस बनाते हैं, शायद कोई पक्षी आके रहे। हमने बीज खरीदे, कटोरी में पानी भरा, नेस्ट खरीदा अमेजोन से और अपनी बालकनी में लगा दिया। अब हम तीनों इंतजार किए कि कोई पक्षी आएगा। थोड़े दिन निकल गए, कोई पक्षी नहीं आया। तो मेरे एक दूर के मित्र हैं जो कि पक्षियों के साथ काम करते हैं, उन्हें मैंने फ़ोन किया और पूछा कि यार ये पक्षी नहीं आ रहे। तो उसने मेरे से सवाल पूछा, आप कौन से फ्लोर पे रहते हो? मैंने बोला 24th, 24वें फ्लोर पर। तो उसकी आवाज़ में थोड़ी हंसी आ गई और वो बोला, अरे यार फिर तो आपके घर खाली चील ही आ सकती है, क्योंकि कोई भी और पक्षी इतना ऊपर नहीं उड़ता। हम में से बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहां बच्चों को खेलने जाने के लिए बड़ों की ज़रूरत पड़ती है। लिफ्ट लगी है घर के बाहर, खेलने की जगह पर गाड़ियां चलती हैं, पार्क घर से दूर है, साइकिल चलाने की जगह नहीं है। इसलिए बच्चे के साथ हमेशा किसी का रहना ज़रूरी हो गया है, या माँ का, या बाप का, या दादा दादी का, नाना नानी का, वरना आजकल नैनी का। फैमिलीज न्यूक्लियर हैं, बच्चे आजकल एक ही हैं। पड़ोसी को हम जानते थोड़ा कम है। हमारे मॉडर्न घरों में जिसमें हम रहते हैं, उसमें एक छोटा बच्चा खुद से कहीं जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। तो कर सकता है तो मम्मी मम्मी पापा पापा वो करता है। अब हम शहर छोड़कर पहाड़ों में तो जा नहीं सकते। मेरे बोलने का ये मकसद भी नहीं है। मकसद है तो ये बताना कि वो बच्चा मम्मी मम्मी पापा पापा क्यों कर रहा है, इस उम्मीद में कि हम उस बच्चे को समझ पाएं, खुद पे गुस्सा ना हो और बच्चों पे गुस्सा ना हो। मैं भी ऐसे ही घर में रहता हूँ, मुंबई में, 24वें फ्लोर पर। हमने अपनी तरफ से छोटी छोटी चीजें की हैं घर में। एक स्विंग लगवा लिया है, एक रॉक क्लाइंबिंग वॉल लगा दी। बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मेरी बीवी ने घर में रखे हैं, जिसकी मिट्टी के साथ हमारी बेटी खेलती है। घर में मेरी बेटी कितनी भी गंदगी कर सकती है, जब तक वो उसको साफ करने में मदद भी करे। एक उसके लिए ड्राइंग का कॉर्नर बना दिया है, एक खुद की बुक की शेल्फ बना दी है। हम काफ़ी ज़्यादा नीचे खेलने के लिए भी जाते हैं। तब जाते हैं तो अपनी बेटी के पेस पर, बेटी की रफ्तार पर दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। ट्रैवल करते हैं तो कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह पर हो जो प्रकृति में हो, नेचर में हो। कोविड से पहले तो हम भी अपने पड़ोसियों को नहीं जानते थे, पहचानते थे, जानते नहीं थे। कोविड में दोस्ती हो गई। सामने अंकल आंटी रहते हैं जिनके लिए हमारी बेटी उनकी पोती की तरह हो गई है। साथ में एक और फैमिली है जिनका बेटा 18 साल का है। तो कोविड में हमारा फ्लोर एक जॉइंट फैमिली की तरह हो गया। दरवाजे खुले रहते थे और हमारी बेटी एक घर से दूसरे घर बस टापती रहती थी। कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्त की 4 साल की बेटी को नीचे लॉबी में घुमाने ले गया। हवा चल रही थी तो वो नीचे जाते ही कुछ उड़ते हुए पत्तों के पीछे गोल गोल भागने लगी। थोड़ा थक गई तो एक कार के बोनट पर चढ़ गई और लेट गई। 2 मिनट लेटी रही, कुछ नहीं बोला।
फिर एकदम से चिल्ला के बोली, आई कैन सी द स्काई, आई कैन सी द स्काई। मेरी कामना है कि हम कहीं भी रहें, हमारे बच्चे दिन में खुला आसमान कैसा दिखता है और रात में तारे कैसे दिखते हैं, ये कभी ना भूलें। ये हम माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कर सकते हैं। अपने मॉडर्न घरों को भी फुल ऑफ लाइफ बना सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने अपने घर में उसको खेलने लायक बनाने के लिए क्या किया है। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बच्चे का भरोसा। जिंदगी में आपके और आपके बच्चों के बीच सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या है जो आप कभी भी नहीं खोना चाहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए? वो है भरोसा। जब तक आपको आपके बच्चों पर भरोसा है और आपके बच्चों को आप पर, तब तक कुछ भी हो जाए, आपको पता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप, आपका संबंध सही रहेगा। आप एक दूसरे से कुछ भी बात कर पाओगे और सबसे जरूरी यह कि आपको लगेगा कि हम एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन यही भरोसा हम बच्चों का हर रोज तोड़ते हैं। कभी कुछ ऐसी चीजों के लिए जो हमें बच्चे के लिए सही लगती हैं, कभी कभी थोड़ा सा अपने स्वार्थ के लिए, और कभी कभी ऐसे ही बिना ज्यादा सोचे समझे। बेटा चलो घर चलो, खेलने का समय खत्म हो गया है। मुझे और खेलना है पापा। अरे बेटा पार्क बंद हो रहा है, वॉचमैन अंकल कह रहे हैं सबको। बच्चा रुक तो जाता है और आपके साथ पार्क से बाहर जाना शुरू भी हो जाता है। लेकिन उसकी नजरें देख तो रही हैं कि बाकी बच्चे अभी खेल रहे हैं पार्क में। उनको तो सिक्योरिटी अंकल कुछ नहीं कहते। कभी कभी झूठ उस समय के नहीं होते, लेकिन आगे के प्रॉमिस के होते हैं। मम्मी आइसक्रीम खानी है। बेटा कल खाएंगे। और वो कल तब तक नहीं आता जब तक बच्चे को वापस याद ना आ जाए। काफी सारे झूठ बच्चों की भलाई के लिए होते हैं। पापा फोन देखना है। बेटा बैटरी खत्म हो गई है, तुम खुद से खेल लो। और 5 मिनट के बाद पापा उसी फोन पर दोस्त से बात कर रहे हैं। मम्मी टॉफी खानी है। बेटा टॉफी खत्म हो गई। लेकिन बेटे को तो पता है कि किचन में कौन से डब्बे में छिपाई हुई है टॉफी। इसके दो नुकसान हैं। पहला नुकसान यह कि बच्चा सोचता है कि झूठ बोलना ठीक है, ओके है। अगर स्वार्थ के लिए बोलना पड़े तो बोल दो। तो हो सकता है धीरे धीरे बड़े होते हुए वो आपसे और दूसरों से ऐसे छोटे छोटे झूठ बोलना शुरू हो जाए। बेटा क्या कर रहे थे? पापा मैं पढ़ाई कर रहा था, जबकि वो कॉमिक पढ़ रहा था। बेटा कहाँ गए थे? मम्मी मैं गार्डन गया था, जबकि वो दोस्तों के साथ कहीं और ही घूम रहा था। ये पहला नुकसान है कि हमने बच्चों को सिखा दिया कि झूठ बोलना ठीक है। दूसरा नुकसान इससे भी बड़ा है, वो भरोसे का है। कल हम बच्चे को बोलेंगे पढ़ाई करो, तुम्हारे लिए जीवन में अच्छा है। बच्चा सोचेगा क्या पता मम्मी झूठ बोल रही हो। जब यही बेटी बड़ी होगी और मानिए आप उससे बोलेंगे बेटी ये लड़का ठीक नहीं लग रहा, इससे शादी मत करो, सोच लो थोड़ा, तो वो सोचेगी। लेकिन सोचेगी कि शायद मम्मी अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल रही होगी। मैं मम्मी पे भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो भरोसा हमने बहुत साल छोटे 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 झूठ बोलकर तोड़ दिया है। ऐसे झूठ जिनको बोलकर हमारा उस वक्त तो काम चल गया, लेकिन लंबे समय में काम बिगड़ गया। लेकिन करें तो क्या करें, क्योंकि ये झूठ भी जरूरी किस्म के लगते हैं। अरे घर पहुंचना है गार्डन से, रोटी बनानी है, खानी है, सोना है, सुबह स्कूल जाना है। आइसक्रीम से टॉफी से दांत खराब होते हैं, मोबाइल से आंखें खराब होती हैं। अब झूठ ना बोलें तो करें क्या? सच बोलिए। ये बोलना कि अब घर जाने का समय है। हमारा घर जाने का नियम है 7 बजे का, कि हम घर पहुंचेंगे। और फिर प्यार से बट मजबूती से बच्चे का हाथ पकड़कर घर की तरफ जाइए। आइसक्रीम नहीं खा सकते, टॉफी नहीं खा सकते, क्योंकि इससे दांत खराब होते हैं, ये जंक फूड है। मोबाइल नहीं देख सकते क्योंकि इससे आंखें खराब होती हैं। अब रोता है बच्चा तो रोने दें। जब उसको पता चलेगा कि रोने से मोबाइल नहीं मिलेगा तो चुप हो जाएगा। झूठ बोलना आसान है, सच बोलना कठिन। लेकिन जैसे झूठ बोलने के दो बड़े नुकसान हैं, सच बोलने के दो बहुत बड़े फायदे हैं। जब हम बच्चे को वजह बताते हैं चीजों की, तो बच्चे का ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है, खुद से सोचने की क्षमता बढ़ती है। बच्चा पूछता है क्यों नहीं दे रहे हो, और हमें बताना पड़ता है कि टॉफी में मीठा होता है, वो तुम्हारे लिए दांतों के लिए अच्छा नहीं है। वो और सवाल पूछता है, हमें और बताना पड़ता है। ये पहला फायदा है। दूसरा फायदा इससे बहुत बड़ा है। हमारी हमारे बच्चों से बातचीत शुरू हो जाती है, असली बातचीत। टॉफी क्यों नहीं खानी चाहिए, मोबाइल क्यों नहीं देख सकते, घर जाना क्यों जरूरी है, ये सब असली बातचीत है।
जो चाहे उस समय थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन लंबे समय में हमें बच्चों के करीब ले जाती है। कितना अच्छा है कि एक छोटे झूठ की जगह हम अपने बच्चे से खुले दिल से बात कर सकते हैं। बस हमें इतना देखना है कि हमारे पास हमारे बच्चों से उतनी बात करने का समय हो। आप पर दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा आपके बच्चे करते हैं, सबसे ज्यादा। तो अगली बार आप डॉक्टर के पास बच्चे को इंजेक्शन लगवाने के लिए लेके जाएं और बच्चा पूछे कि मम्मी क्या दर्द होगा, तो छोटा सा झूठ बोलने की जगह हो सके तो सच बोलिए, और बच्चे का भरोसा खोने की जगह उस समय को बच्चे से बात करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे कमेंट में बताइए कि कोई जगह जहां आपने अपने बच्चे से छोटा सा झूठ बोला हो। मैं पढ़ना चाहता हूं। और एक चीज जो बहुत पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चों की पढ़ाई। इसके बारे में हम बात करेंगे अगले चैप्टर में। बच्चों की पढ़ाई। पेरेंट्स काफी बार पूछते हैं कौन सा स्कूल चूज करें, ए वाला या बी वाला, ये अच्छा है कि वो। अंत में स्कूल वही चूज कर लेते हैं जो घर के पास हो या जो दिखता अच्छा हो। अरे यार, फ्लैट थोड़े खरीद रहे हैं। कौन सा बोर्ड चूज करें, सीबीएसई, आईसीएसई या इंटरनेशनल बोर्ड? इसका जवाब भी मिल जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आईआईटी करे तो सीबीएसई में ही रखो। अगर फॉरेन जाना है तो इंटरनेशनल करिकुलम। मतलब बच्चा क्या करेगा जिंदगी में, कहाँ जाएगा 10-15 साल के बाद, वो भी डिसाइड हो रहा है आज 6 साल की उम्र में, स्कूल एडमिशन के टाइम पर। तो आज हम स्कूल चूज करने के बारे में बात नहीं करेंगे। हम इस पे बात करेंगे कि बच्चे को स्कूल भेजते क्यों हैं। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है? आप कह सकते हैं कि भाई पूरी दुनिया भेजती है तो हम भी भेजते हैं, इसमें सवाल जवाब वाली क्या बात है? बात तो है, क्योंकि चाहे दुनिया भेजती हो, लेकिन फिर भी भारत में 50% से ज्यादा इंजीनियर बेरोजगार हैं। तो एक बार विचार कर लेना चाहिए कि बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं। एक वजह है कि माँ बाप को भी समय चाहिए, उनको भी काम है, इसलिए बच्चे स्कूल जाते हैं। कम से कम आधा दिन तो मिलता है शांति का। ये काफी प्रैक्टिकल कारण है। दूसरा ये कि सब बच्चे जाते हैं, अब हमारा बच्चा घर में क्या करेगा? ये बात भी सही है। हम आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, छोटे छोटे परिवारों में। तो अगर सब बच्चे स्कूल जाते हैं तो शायद हमारे बच्चे को भी जाना चाहिए। और माता पिता को भी पढ़ाना नहीं आता, और पढ़ना जरूरी है। हाँ, अब आए मुद्दे की बात पर, पढ़ाई पर, कि बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। तो क्या होती है ये पढ़ाई जो करने बच्चे स्कूल जाते हैं? पढ़ाई एक तरह से देखा जाए तो दुनिया का ज्ञान है, नॉलेज है, जो कहते हैं कि स्कूलों में बताया जाता है। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये ज्ञान की शुरुआत तो ए बी सी और 1 2 3 से होती है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। कितना भी ज्ञान दिया जा सकता है, एंडलेस है, और आजकल के जमाने में यूजलेस भी। आज से 30-40 साल पहले तक ज्ञान का महत्व ज्यादा था, इंपॉर्टेंस थी। लेकिन अब हर दिन नॉलेज की, ज्ञान की इंपॉर्टेंस कम हो रही है। दुनिया पहले से बहुत तेज रफ्तार से बदल रही है। खेतीबाड़ी इंसानों ने 10,000 वर्ष पहले शुरू की, मशीन्स 300 साल पहले आई, कंप्यूटर्स को आए 50 साल ही हुए हैं, और मोबाइल तो आजकल सबके हाथ में है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, लेकिन हमारा पढ़ाने का तरीका वहीं अटका है। बाबुओं की नौकरियां कंप्यूटर खा रहा है, तो फिर जो नौकरी बच जाती है वो ये तो है सिक्योरिटी गार्ड की, या खाना डिलीवरी करने वाले की। या फिर बचती हैं वो नौकरियां जिनमें खूब दिमाग दौड़ाना पड़ता है, खुद से सोचना पड़ता है। और हमारे काफी स्कूल अभी तक ज्ञान बांटने में ही जुटे हैं। स्कूल में टीचर क्लास के सेंटर में खड़ी है, कुछ बोल रही है, 50 बच्चे सुन रहे हैं, समझ में चाहे कुछ ना आ रहा हो। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जा रही है किताबों में, लेकिन कुछ बनाने में उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। स्कूल की परीक्षा में कौन से सवाल आने हैं ये पुराने साल के पेपर देखकर पता है। शब्द पता है, परिभाषाएं याद हैं, लेकिन उनकी समझ नहीं है। इसलिए ट्यूशन भी चालू है। जो बच्चों के खेल का समय है वो ट्यूशन में जा रहा है। अगर स्कूल में पढ़ाई हो रही होती तो ट्यूशन की क्या जरूरत? प्रश्न खाली वही हैं जिनका एक जवाब हो सकता है, जिनकी मार्किंग करनी भी टीचर के लिए आसान हो, शायद कंप्यूटर ऑटोमेट कर दे। ऐसे ज्ञान वाले प्रश्नों का आजकल के गूगल के जमाने में क्या फायदा?
अच्छे बच्चे वो जो टीचर की बात सुने। बच्चा जब तक बिना सवाल पूछे पढ़ता जाए तो ठीक है, ज्यादा सवाल पूछे तो प्रॉब्लमैटिक है। ऐसे स्कूल से जो बच्चे निकलेंगे वो आज से 10-20 साल के बाद क्या करेंगे? सीखने की जिज्ञासा बच्चों में पैदा होने से होती है। वो खुद से चलना सीखता है, खुद से बोलना सीखता है। आजकल के स्कूल इस जिज्ञासा को खत्म करते हैं, उसको ये बताकर कि तुम बैठो, हम तुमको बताएंगे। बच्चे 1 घंटा मैथ सीखेंगे, 1 घंटा साइंस सीखेंगे, 1 घंटा इंग्लिश सीखेंगे। जैसे ही बच्चे को किसी चीज में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, पीरियड चेंज। जैसे कि बच्चे का इंटरेस्ट एक ट्यूबलाइट की तरह है जो कि स्कूल पूरा दिन ऑन ऑफ करता रहता है। अगर एक टॉपिक खत्म हो जाए तो उसके बारे में पढ़ाई खत्म, आप और नहीं पढ़ सकते। आप ये बताइए कि एक उम्र के बच्चों को साथ में एक क्लास में डाल के क्या फायदा? हम जब अपनी नौकरियों में काम करते हैं तो एक दूसरे की उम्र देख के नहीं करते। आजकल 25 साल के यूथ सीईओ हैं और 50 साल के लोग उनको रिपोर्ट करते हैं। एक उम्र के बच्चे एक दूसरे से ज्यादा नहीं सीख सकते। लेकिन अगर स्कूल में एक ही क्लास में अलग अलग साल के बच्चे हों, साथ में पढ़ें, तो एक दूसरे से सीख सकते हैं। छोटा बच्चा बड़े से सीख सकता है, बड़ा बच्चा छोटे की मदद कर सकता है। ऐसे स्कूल ढूंढिए। ऐसा स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाया नहीं जाए बट सिखाया जाए, जहां वो अध्यापक से नहीं एक दूसरे से सीखें। ऐसा स्कूल हर जगह नहीं होता, परंतु काफी बार ऐसे अध्यापक मिल जाते हैं जिनका ऐसा विश्वास होता है कि बच्चे समझदार हैं, उनको पढ़ाना नहीं है, सिखाना है। अगर सिखाने वाला स्कूल ना मिले तो सिखाने वाला टीचर ढूंढिए। बच्चे को ऐसे स्कूल भेजिए। बच्चों को स्कूल जरूर भेजिए। बस ये ध्यान रखिए कि सब कुछ पढ़ने के चक्कर में उसकी सीखने की जिज्ञासा खत्म ना हो रही हो। क्या आपको भी लगता है कि सीखना पढ़ने से ज्यादा जरूरी है? अगर हाँ तो कमेंट में लिख के हम सबको बताइए। और पढ़ने की बात आई तो मार खाने की याद आ गई। क्या मार खाने से बच्चा सुधरता है? इसके बारे में जानेंगे। एक दूंगा लगा के। काफी लोगों को लगता है कि बच्चे मारने से सुधर जाते हैं। क्या ये सच है? हम फीलिंग्स पर नहीं जाएंगे कि मारना नहीं चाहिए, बच्चे को तकलीफ होती है, देखने वाले क्या सोचेंगे। ये सब फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। हम स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे, आंकड़ों को देखेंगे। उसके लिए हमें सन 1971 में स्वीडन जाना पड़ेगा, जहां पे एक पिता ने अपनी 3 साल की बेटी को इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। आप सोचेंगे कि अरे, नॉर्मल लोग इतना नहीं मारते, तो हम इसकी बात क्यों करें? मैं ऐसा उदाहरण, ऐसा एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल लेने से चीजें साफ हो जाती हैं, ठीक से दिखती हैं। इस इंसिडेंट के कारण इतना हंगामा हुआ कि जुलाई 1, 1979 में स्वीडन दुनिया का पहला देश बना जिसने माता पिता को बच्चों को मारना बंद कर दिया। इंटरेस्टिंग बात आती है अब। जब यह हुआ तो बहुत लोगों ने कहा कि बच्चों को मारना बंद कर देंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे और कुछ सालों में क्राइम बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। स्वीडन में क्राइम नहीं बढ़े। आज 40 साल हो गए हैं और स्वीडन में कम हुआ है तो सिर्फ यूथ सुसाइड और ड्रग यूसेज। तो हम बच्चों को क्यों मारते हैं? शायद आप नहीं मारते होंगे, लेकिन बहुत लोग मारते हैं। यूएस जैसी कंट्री में 1/3 लोग बच्चों को मारते हैं। ये डेटा बोलता है। क्यों मारते हैं? सबसे कॉमन जवाब ये मिलता है कि बच्चे ने शैतानी की इसलिए। लेकिन शैतानी की तो हम प्यार से भी समझा सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। तो मारना क्यों है? मेरे दिमाग में दो ही कारण आते हैं। पहला कारण ये कि मारने वाले का खुद पे नियंत्रण नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और उसने गुस्से में एक दो लगा दी। अब बच्चे पालना आसान काम होना चाहिए, लेकिन है नहीं, तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है। अगर आपको लगता है कि मारना गलत है लेकिन गुस्से में मार देते हो, तो आपको खुद पे ही ध्यान देना है, क्योंकि इससे बच्चे का कुछ लेना देना नहीं। दूसरा कारण यह है कि मारने वाले को लगता है कि मारने से बच्चे सुधर जाते हैं। मारना जरूरी है। अगर मारेंगे तो जो शैतानी बच्चे ने की वो बंद हो जाएगी, बच्चा सुधर जाएगा। अब मारने के कारण उस घड़ी में तो शैतानी रुक जाती है, लेकिन ये तो डर के कारण है। लंबे समय में पिटाई का क्या असर होता है? क्या बच्चा सुधरता है? आइए इसको देखते हैं। पिछले 50 सालों में इस प्रश्न पर बहुत रिसर्च हुई है। एक रिसर्च में उन्होंने दो तरह के बच्चे लिए, एक जिनकी पिटाई होती थी और एक जिनकी कभी पिटाई नहीं हुई।
दोनों बच्चों को एमआरआई मशीन के साथ जोड़ा गया और उनको फोटोज दिखाई गई, हंसती हुई फोटो और धमकी वाली, दोनों तरह की। एमआरआई मशीन जो सीधा दिमाग से सिग्नल पढ़ती है, उसे देखकर रिसर्च ने साबित किया कि जिन बच्चों को मार पड़ती थी उनका ब्रेन धमकी वाली फोटो देखकर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। वो बच्चे चिंतित हुए और यह साबित हुआ कि पिटाई का दिमाग पे लंबा असर होता है। 1997 की एक दूसरी रिसर्च जो 6 से 9 साल के बच्चों पे की गई, उससे यह साबित हुआ कि जो बच्चों की पिटाई होती थी उनका बिहेवियर 2 साल के बाद ज्यादा असामाजिक हो जाता है। ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई। फिर 2016 में एक रिसर्चर ने 1,60,000 बच्चों पे की गई 50 साल की रिसर्च को इकट्ठा किया। उन सबको जोड़ा तो यह साबित हुआ कि मारने के कारण बच्चों में डिप्रेशन, अनहैप्पीनेस, चिंता, ड्रग्स और दारू का इस्तेमाल, ये सब बढ़ता है। ये क्यों बढ़ता है? इसकी भी 3 वजह रिसर्च ने बताई। पहली वजह है माँ बाप के रिश्ते का पिटाई के कारण कमजोर होना। दूसरा, एक केमिकल जिसका नाम कॉर्टिसोल है, उसका बच्चे के शरीर में बढ़ना। और तीसरा, कि दिमाग में एक जो हमारा हिस्सा है जो टेंशन से डील करने में मदद करता है, उसका पिटाई के कारण कम होना। तो ये 50 साल की रिसर्च ने साबित किया कि मारने के नुकसान हैं। अब नुकसान तो बता दिए, लेकिन हम तो फायदे ढूंढ रहे थे। तो मारने के फायदे हैं क्या? कोई भी फायदा है? आज तक पूरी दुनिया में कोई भी रिसर्च ये साबित नहीं कर पाई है कि मारने का कोई भी फायदा है। पिटाई करने का कोई भी लॉन्ग टर्म फायदा आज तक कोई रिसर्च नहीं निकाल पाई है। जब बच्चे की पिटाई होती है तो हम बच्चे को कहना चाहते हैं कि तुमने कुछ गलत किया है, ये सही नहीं है। लेकिन बच्चों को महसूस होता है कि मेरे माँ बाप मुझसे गुस्सा हैं और मुझे प्यार नहीं करते। वो ये कनेक्शन नहीं कर पाते मार का और व्यवहार का। एक प्रश्न जो बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं वो ये है कि अगर मारे नहीं तो क्या करें। इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। ये सुनने के बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई जगह है जहां बच्चे को मारना सही हो सकता है, तो कमेंट्स में बताइए, मैं जवाब देने का ट्राई करूंगा। मारने से बच्चे डर जाते हैं, लेकिन डर तो बहुत तरीके के होते हैं। आइए इकट्ठे अगले चैप्टर में बच्चों के डर को समझते हैं। हमारे डर। आपने ये सीन काफी बार देखा होगा, शायद आपके साथ हुआ भी हो। एक बच्चा सड़क पे एक स्ट्रीट डॉग को हाथ लगाना चाहता है, लेकिन माता पिता बोलते हैं, अरे मत करो, मत हाथ लगाओ, काट लेगा। मुझे इस जगह एक एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं किसी से मिलता हूं जिसको कुत्तों या बिल्लियों से डर लगता है, तो मैं उनसे पूछता हूं, आपको ये डर क्यों लगता है? सबसे ज्यादा लोगों का जवाब होता है कि उन्हें नहीं पता। तो मैं उनसे थोड़ी और बात करता हूं और मैं पूछता हूं कि क्या आपके माता पिता में से किसी को कुत्ते बिल्लियों से डर लगता है? तो फट जवाब आता है, हाँ, 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 मेरी मम्मी को डर लगता है। तो आपको डर क्यों लगता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि जब आप छोटे थे तो आपकी मम्मी ने अपना डर आपको दे दिया और अब आप अपना डर आगे अपने बच्चों को दे रहे हो। 100 साल पहले आपकी नानी की मम्मी को एक कुत्ते ने काटा था। तब से नानी की मम्मी डर गई, फिर नानी डर गई, फिर मम्मी डर गई, फिर आप डर गए, और फिर अगर आपने ना रोका तो आपके बच्चे भी डर जाएंगे, बिना जाने क्यों। ये सब जाने अनजाने में हो जाता है। कुछ कुत्ते बिल्लियों के लिए, कुछ बाहर खेलने जाने के लिए, कुछ स्पाइडर्स के लिए, कभी छिपकलियों के लिए। हम अपने डर अपने बच्चों को पास कर देते हैं। कभी कभी हम किसी चीज से नहीं डरते, लेकिन हम बच्चों को डरा देते हैं, जैसे अंधेरे से। हम बोलते हैं रात को कि सो जाओ वरना लाइट बंद कर दूंगा, भूत आ जाएगा। छोटे बच्चों के मन पर इस बात का असर पड़ता है, कभी कभी जिंदगी भर का। बच्चे को 10 मिनट जल्दी सुलाने के लिए ये बहुत बड़ा मूल्य है। ये बचपन के डर बेवजह होते हैं और इन्हें निकलने में कभी कभी समय लग जाता है। फियर यानी डर खाली पेरेंट से नहीं आते। टीवी एक और माध्यम है जहां से ये डर आ सकता है। टीवी पर बच्चे ने कोई मूवी देखी जिसमें पुलिस मार रही है, तो बच्चा पुलिस से डर सकता है। थोड़े साल पहले तक मैं खुद पुलिस से डरता था। अगर ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका या रुकने का इशारा भी किया तो मेरे हाथ पैर थोड़ा थोड़ा कांपने लग जाते थे।
थोड़ा पसीना आने लगता था। इस डर को पूरा हटाने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी, अपने माइंड को रिट्रेन करना पड़ा। लेकिन फियर्स होना, डर होना नॉर्मल है। मुझे, आपको और लगभग सब लोगों को किसी ना किसी चीज का फियर होता है। डर एक इमोशन है, एक फीलिंग है जो हमारे अंदर इसलिए है क्योंकि ये हमें सरवाइव करने में मदद करती है। हमें डर लगता है जब हमारा ब्रेन किसी चीज को खतरनाक परसीव करता है। हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसका नाम है एमिगडाला। वो हमें सिग्नल देता है कि डर जाओ। अगर धुआं स्मेल किया तो सिग्नल आएगा, डर जाओ। फिर जो हमारा एक और पार्ट है ब्रेन का, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वो रियलिटी को एनालाइज करता है कि ये धुआं कहाँ से आ रहा है, ये स्मेल कहाँ से आ रही है, क्या कोई बड़ी आग लगी है या किसी ने बस सिगरेट फेंकी है। छोटे बच्चों में ये सब पार्ट्स फुली डेवलप नहीं होते, इसलिए बच्चों को मुश्किल होती है समझने में कि कौन से खतरे असली हैं और कौन से नहीं। यहां हम बच्चों की मदद कर सकते हैं। पहली मदद तो यह है कि हम उनके दिमाग में बेवजह का कोई डर न डालें। कुत्ते का, बिल्ली का, पुलिस का, अंधेरे का। और अगर कोई डर है तो ये 3 तरीके हैं जिनसे हम उनकी मदद कर सकते हैं डर से आगे जाने में। सबसे पहला स्टेप है कि हम बच्चे को खुद से सोल्यूशन ढूंढने दें। काफी बार बच्चे ये कर लेते हैं। इसे सेल्फ रेगुलेशन स्किल कहते हैं। अगर जान का खतरा नहीं है तो हमें फटाफट भागना नहीं चाहिए मदद करने के लिए। थोड़ा इंतजार करके हम देख सकते हैं कि शायद बच्चा खुद ही आगे निकल जाए। यह लाइफ स्किल है, क्योंकि हमेशा कोई और तो रहेगा नहीं मदद करने के लिए। इसलिए बच्चे खुद से कर लें तो बहुत अच्छा। अब अगर ऐसा है कि बच्चा हमें अपने डर के बारे में खुद बता रहा है तो हम क्या करें? अगर बच्चे ने हमें अपने डर के बारे में बताया और हमने कहा, अरे इसमें डरने की क्या जरूरत है, क्या बात है, या हम हंसने लगे या कहा कि अरे अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तो हमने बच्चे के डर को नजरअंदाज कर दिया। वी कंप्लीटली इग्नोर्ड इट। चाहे हमें ना लगे, लेकिन बच्चों के लिए डर असली होता है। ये कहने की जगह कि डरने की कोई बात नहीं है, हम बच्चे की बात थोड़ा और सुन सकते हैं। यह हमारा दूसरा स्टेप है, बच्चे की बात सुनना। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम डर को बढ़ावा ना दें और उस पर लंबी बातचीत ना करने बैठ जाएं। उससे भी बच्चे को लग सकता है कि उसका डर सही था। हमें उतनी ही बात करनी है जिससे हमें बच्चे का डर समझ में आ जाए। अगर बच्चे को एक मूवी देखने के बाद डर लग गया है तो हम बच्चे से पूछ सकते हैं, क्या आपको मूवी देख के डर लग गया? क्या आपको लगता है कि जो मूवी में हुआ वो आपके साथ हो सकता है? ये हम डर को समझ रहे हैं, बढ़ावा नहीं दे रहे। अब हम डर को समझ चुके हैं तो अब हमको सिंपल प्लान बनाना है। ये तीसरी चीज है, एक सिंपल प्लान जो हम बच्चे के साथ इंप्लीमेंट कर सकें। अगर बच्चों को कुत्तों से डर है तो हम पहले किसी छोटे फ्रेंडली कुत्ते जो कि बंधा हुआ हो उससे शुरू करेंगे। उसके थोड़े पास बैठेंगे, फिर टच करेंगे, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाएंगे। ऐसे हमें छोटे क्लियर प्लान बना के बच्चे को डर से जिताना है। ये सब जरूरी है, क्योंकि डर के साथ जीने का क्या मतलब है? हम अपना कोई डर बच्चों को ना दें, अपने बच्चे के किसी भी डर को बढ़ावा ना दें, अपने बच्चों के डर को समझें। हमारे बच्चे निडर हों, किसी भी चीज का कॉन्फिडेंस के साथ सामना कर सकें। ये हम इन छोटी छोटी बातों से इंश्योर कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया तो ये हो कि उल्टा हो सकता है कि आपका बच्चा कुत्ते बिल्लियों से खेलने लग जाए और शायद आपको भी आपके डर से छुटकारा दिला दे। आपके बच्चे को किस चीज से डर लगता है, इसके बारे में कमेंट्स में लिखिए। एक बच्चा जो डर से परे हो वही तो शैतानी कर सकता है। लेकिन बच्चे शैतानी क्यों करते हैं, आइए जानते हैं अगले चैप्टर में। शैतान बच्चे की जिज्ञासा। आप घर से काम कर रहे थे और आपका बच्चा भी बिजी था। बिजी था मतलब कहीं और। उस दिन आपके बच्चे ने आपके लिए एक ड्रिंक बनाई। थोड़ा पानी लिया, उसमें नमक डाला, फिर चीनी डाली, फिर हल्दी भी डाल दी, फिर चम्मच से घुमाया तो पानी इधर उधर भी गिर गया। फिर वो ड्रिंक के ग्लास में लेके आपके पास आया, स्माइल किया और बोला, पापा ये पियो। आपने मना कर दिया, लेकिन बच्चे ने बोला, पियो पियो पापा, पियो पियो। आपने एक घूंट पिया और देखा, अरे ये तो बहुत कड़वा है। आप किचन की तरफ भागे नॉर्मल पानी पीने के लिए, और वहां देखा हल्दी, पानी, चीनी, नमक सब फैला हुआ है।
आपका पारा पूरा बढ़ गया और आप बच्चे पर चिल्ला दिए। ऐसी घटना, ऐसा कुछ सिनेरियो हर घर में होता है, कभी कभी हर रोज होता है। बच्चे शरारती होते हैं, मस्ती करते हैं, शैतानियां करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? और हमारे इस समय चिल्लाने का बच्चों पे क्या प्रभाव होता है, क्या असर होता है? चलिए इसको समझते हैं। अब इस पूरे नजरिए को एक बार बच्चों की नजर से देखते हैं। बच्चे ने देखा आप बिजी हैं, खेलने के लिए कोई नहीं है, या वो ऐसे ही बोर हो रहा था। उसने सोचा आज कुछ नया करते हैं। मम्मी पापा मुझे हर रोज दूध पिलाते हैं, आज मैं भी उनको कुछ बना के पिलाऊंगा। तो उसने ग्लास और पानी लिया। थोड़ा पानी गिर गया, लेकिन बच्चे को उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ बनाने में मगन है। शुगर सबको अच्छा लगता है, नमक भी। उसने दोनों डाल दिए पानी में। शायद उसने खुद से उसको चख कर भी देखा। पहली बार उसने समझा कि चीनी और नमक दोनों पानी में मिलाने पे होता क्या है। वो घुलते हैं क्या? कितनी चीनी घुल जाती है, कितनी रह जाती है। अरे नमक तो गायब ही हो गया। ये सब उसने खुद से देखा और सीखा। तभी उसकी नजर हल्दी के रंग पर पड़ी। उसको लगा, अरे ये मिलाऊंगा तो अच्छे रंग की ड्रिंक बन जाएगी। उसने शायद जिंदगी में कभी भी हल्दी नहीं चखी थी। आज पहली बार एक चुटकी या शायद पूरा चम्मच लेके डाल दिया और देखा कि कैसे घुल रहा है, कैसे चम्मच से घुमाने से हल्दी के दाने भी घूम रहे हैं। शायद वापस टेस्ट किया और अपनी जीभ बाहर निकाली, क्योंकि ये तो पीने लायक ही नहीं है। अब उसको दुनिया में अपने सबसे प्यारे लोगों की याद आई, उसके माता पिता। उसने सोचा चलो उनको पिलाता हूं, खूब मजा आएगा, मस्ती आएगी। और आशा से सब जो कचरा किया था किचन में वो भूल के वो अपने सबसे प्रिय लोगों के पास आया। आगे क्या हुआ ये तो आपको पता ही है। अगर हमने उसे डांटा, गुस्सा किया तो क्या गलत किया? बचपन में बच्चों के पास होता ही क्या है? क्यूरियोसिटी, मतलब जिज्ञासा ही तो होती है। ये जिज्ञासा ही है जिसने मानव को, आदमी को आज यहां तक पहुंचाया है। जिज्ञासा से ही आविष्कार होते हैं, दुनिया आगे बढ़ती है। जिसके पास जिज्ञासा है उसका कोई दिन खाली नहीं जाता। वो हमेशा सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। और गुस्सा कर कर हमने उस जिज्ञासा पर ठंडा पानी डाल दिया। बच्चा सीखा कि जिज्ञासा से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है साफ घर। मैं कोने में बैठा रहूं वो ठीक है, लेकिन घर गंदा नहीं होना चाहिए। हमारे स्कूल भी काफी टाइम यही करते हैं, हमारे जिज्ञासा की योग्यता को दबाते हैं। हमने घर पर भी थोड़ा दबा दी। अब आपके दिमाग में जो सवाल चल रहा है वो सही है कि इसका क्या मतलब है हरप्रीत? घर कितना भी गंदा करने दें, जो चाहें वो करने दें? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या करें? इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में हम बहुत ही सिंपल काम कर सकते हैं। हम बच्चे को बोल सकते हैं, अरे अच्छा है तुमने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ये देखो कितना कुछ इधर उधर गिरा हुआ है, चलो इसको इकट्ठे मिलकर साफ कर देते हैं। ये करवाना जरूरी है। बच्चा अब समझ गया कि मेरे माता पिता को मेरी जिज्ञासा में रुचि है। मैं ट्राई करता रहूंगा, लेकिन घर साफ होना भी जरूरी है, वरना सफाई मुझे ही करनी पड़ेगी। इसलिए अब अगली बार बच्चा बनाते हुए पानी थोड़ा कम गिराएगा, ध्यान थोड़ा ज्यादा रखेगा। उसके हाथ भी छोटे से हैं, मन भी चंचल है, तो जितना रख पाएगा आज उससे कल ज्यादा रखेगा। क्योंकि आपने दो चीजें की, उसको उसकी जिज्ञासा पे एनकरेजमेंट दिया, प्रोत्साहन दिया, और घर को साफ करने वाला नियम का पालन भी किया। ये सब हम हर सिचुएशन में कर सकते हैं। हमें बस चीजों को थोड़ा बच्चों की नजर से देखना है। और जितना हम अपने बच्चे को ज्यादा समझेंगे उतना हम ये हर रोज कर पाएंगे। और सच मानिए तो हमारा ब्लड प्रेशर भी कम रहेगा और हमारा संबंध हमारे बच्चे के साथ और गहरा होगा। कोई ऐसी शैतानी के बारे में कमेंट्स में मुझे बताइए जो आपके बच्चे ने की हो, जिसने आपको गुस्सा दिलाया हो या आपका दिल जीत लिया हो। शैतानियों और गलतियों में फर्क होता है। गलतियों का सुधार लेकिन सही से ना हो तो भी गड़बड़ हो सकती है। आइए अगले चैप्टर में गलतियों के सुधार के बारे में बात करते हैं। गलतियों का सुधार। गलतियों की बात आई तो मुझे गूगल मैप्स की याद आ गई। कभी आपने ध्यान दिया है कि कैसे गूगल मैप्स कभी आप पे चिल्लाता नहीं है या आपकी निंदा नहीं करता? कभी नहीं कहता, अरे बेवकूफ, दाएं जाना था पीछे से, अब रास्ता लंबा लेना पड़ेगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। ठीक से सुना करो जो मैं बता रहा हूं। अगर गूगल मैप्स ऐसा मेरे पे चिल्लाता तो मैं तो पक्का उसको यूज करना छोड़ देता।
तो गूगल मैप्स करता क्या है? अगर दाएं जाना छूट जाए तो गूगल मैप बस खाली मंजिल तक पहुंचने का नया रास्ता आपको दिखा देता है, बिना कुछ सुनाए। गूगल मैप्स ने तो समझ लिया है कि उसका मकसद हमको खराब लगवाना नहीं है, उसका मकसद है हमारी मदद करना, हमारी मंजिल तक पहुंचने में। तो अब बच्चों पे आते हैं कि अगर गलती हो जाए तो हमारा मकसद क्या है? उसको डांट कर निराश करना या बच्चे की मदद करना ताकि वो बेहतर बने? बहुत गलतियां खुद से ठीक हो जाती हैं। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो पहले डगमगाता रहता है, तब हम उसकी गलतियां नहीं निकालते। हम बच्चे को नहीं बोलते, अरे तुम्हें चलना नहीं आता, बैठ जाओ, रुको, मैं दिखाता हूं कैसे चलते हैं। हम उसको चलने देते हैं, गिरने देते हैं, उसका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने देते हैं, उसको सहारा देते हैं, उसकी ओर मुस्कुराते हैं, तो बच्चा और मेहनत करता है और चलने की कोशिश करता है और चलना सीख जाता है। अब मानिए बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है और मैथ्स में, गणित में गलती कर रहा है, तो यहां पर हमें थोड़ा गुस्सा आने लगता है। अपने वर्ड से, अपने बर्ताव से, बिहेवियर से कहने लगते हैं, अरे तुम्हें इतनी सी चीज समझ में नहीं आती, रुको मैं बताता हूं। यहां पे हमें सोचना है कि जो बिहेवियर हमने अपनाया था जब बच्चा चलना सीख रहा था, क्या हम वही बिहेवियर, वही बर्ताव, वही पेशेंस यहां भी रख सकते हैं? गूगल मैप्स वाला धैर्य रख सकते हैं? ये जिंदगी का सच है कि सब गलतियां करते हैं। तो अगर सब गलतियां करते हैं तो फिर गलतियों की तरफ हमें दोस्ती की फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि गलतियां तो हमारी जिंदगी भर की साथी हैं, ये तो होती रहेंगी। गलतियां होने का एक रीजन है, एक उद्देश्य है, हमको सिखाना। तो उनसे प्यार से ही निपट लिया जाए तो बेहतर है। खुद की गलतियां पकड़ना और सुधारना एक जरूरी स्किल है जो कि हर बच्चे में होता है। बच्चा खुद से चलना सीखता है, खुद से बोलना सीखता है, लेकिन हमारे स्कूल कुछ इस तरह से हैं कि टीचर का काम हो गया है गलतियां पकड़ना। इसलिए बच्चे खुद से गलतियां सुधारने का स्किल धीरे धीरे खो बैठते हैं, क्योंकि गलतियां तो टीचर पकड़ ही लेगी। और गलतियां ना करने के चक्कर में बच्चों का सीखना भी कम हो जाता है। लेकिन हम घर पर गलतियां पकड़ने और सुधारने वाले स्किल को जिंदा रख सकते हैं। इस स्किल से बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस आता है, आत्मविश्वास आता है कि मैं खुद कर सकता हूं। गलतियां हमें अपने बच्चों से दूर करती हैं, लेकिन प्यार से किया हुआ गलतियों का सुधार हमें बच्चों के और करीब ला सकता है। बच्चे के मन में यह नहीं जाना चाहिए कि मुझे कोई गलतियां नहीं करनी लाइफ में, कि या गलती हो गई तो क्या होगा। यह होना चाहिए कि इतना मुझे आता है, मैं कर सकता हूं। मैं गलतियां करता हूं लेकिन उनको ठीक करने की स्किल भी रखता हूं, इसलिए मैं लाइफ में कुछ भी सीख सकता हूं, कुछ भी बन सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। ये भावना हमारे बच्चे के मन में रहे, इसके लिए हमें अपने बच्चों के लिए गूगल मैप्स की तरह बनना है। मैं कोशिश करता हूं कि अपनी बेटी के साथ गूगल मैप्स की तरह बर्ताव करूं, लेकिन आसान नहीं है। आपके बच्चों की कौन सी चीजें हैं जो आपको गलतियां लगती हैं, मुझे कमेंट्स में बताइए। और चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ, एक तरह के बच्चे के बारे में जानने के लिए। एक तरह का बच्चा। अगर आपने कभी बच्चों पे ध्यान दिया है तो आपको लगा होगा कि हर बच्चा अलग है, डिफरेंट है। कोई ज्यादा शरारत करता है तो कोई चुपचाप रहता है, कोई हल्का सा हाथ लगाने पे रोने लगता है, कोई इधर उधर भागता रहता है। हर बच्चा अलग होता है। इस नजरिए से देखेंगे तो ये सच है कि हर बच्चा अलग होता है, अनोखा होता है, किसी दूसरे के समान नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया में एक ही तरह का बच्चा होता है, सिर्फ एक तरह का। लेकिन उसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी आदमी जिसको आप सफल मानते हो, कामयाब मानते हो, कि उसने कुछ किया है जिंदगी में, ऐसे सारे लोगों में क्या सामान्यता है, क्या सिमिलैरिटी है? सोचिए जरा कि क्या चीज है जो इन सब सफल लोगों में होती है। जो मैंने देखा है वो ये है कि सब सफल लोग किसी भी काम को पूरे ध्यान से करते हैं। वो उस काम को काफी सालों तक करते हैं। उनको वो काम करके खुशी मिलती है, थकावट महसूस नहीं होती। सफल लोगों का ये रहस्य आपने देखा होगा। अब हम वापस जाते हैं उस लाइन पर जो मैंने आपसे पहले कही थी कि दुनिया में
एक ही तरह का बच्चा होता है। जब किसी भी बच्चे को कोई ऐसा काम मिल जाए जो उसको इंटरेस्टिंग लगे और वो उसमें खो जाए, तब हमें वो बच्चा दिखता है। ये बच्चा हर बच्चे के अंदर है, जिसके भी बॉडी माइंड डेवलपमेंट में कोई नुक्स नहीं है, नॉर्मल है, उसके अंदर ये बच्चा छिपा हुआ है। पेरेंटिंग का एक बड़ा लक्ष्य ये है, उस बच्चे को बाहर निकालना, वन काइंड ऑफ चाइल्ड को ढूंढना। ये लक्ष्य पाने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बल्कि कम मेहनत करने की जरूरत है। बच्चे को कम रोकने की, कम टोकने की, उसकी जिज्ञासा को जिंदा रखने की, उसको सिखाने की नहीं, बल्कि उसकी खुद से सीखने की आदत को बरकरार रखने की। छोटे बच्चों के लिए काम होता है चलना या बोलना सीखना। कोई इन्हें सिखाता नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लें कि बच्चा बोलना ना सीखे, पर बच्चा बोलना सीख ही जाएगा, चलना सीख ही जाएगा। ऐसे ही जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको अलग अलग काम की तरफ अट्रैक्शन होता है। यह अट्रैक्शन हम किसी भी बच्चे में बोल कर नहीं ला सकते, कहकर नहीं ला सकते कि ध्यान से देखो। ये खुद से आता है, क्योंकि हमारे तन और मन की जरूरत है कि बच्चा कोई काम की तरफ आकर्षित हो। दिस इज नीडेड बाय आवर बॉडी एंड माइंड। बच्चे तो कार्टून की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वो यूजफुल नहीं है, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी, हमारे हाथ, हमारे दिमाग यूज नहीं हो रहा। हमें चाहिए अपने हाथ से किया हुआ काम, जिसमें बच्चे का दिमाग भी इस्तेमाल हो रहा हो। कभी भी अगर आप बच्चे को देखें किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हुए, तो डिस्टर्ब ना करें। उसका ध्यान कहीं लगा हुआ है, लगा रहने दें। कभी आप उसके साथ बाहर जाएं सैर करने के लिए और बच्चा रुक जाए, किसी चीज को टच कर रहा है, देख रहा है, उसे देखने दें, जल्दबाजी ना करें। ध्यान केंद्रित होना ही सफलता की सीढ़ी का पहला कदम है। पेइंग अटेंशन इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। और ये हर बच्चे में पॉसिबल है, संभव है। किस चीज में ध्यान लगेगा, ये हर बच्चे के लिए डिफरेंट होगा। और ये ध्यान खाली वो बच्चा खुद से लगा सकता है, लेकिन ये ध्यान लगाने के लिए एनवायरनमेंट, वातावरण, उसके पेरेंट्स, स्कूल्स, टीचर्स, दादा दादी, नाना नानी दे सकते हैं। आप अपने बच्चे को सफल देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, ये पॉसिबल है। इसका सबसे आसान रास्ता है वन काइंड ऑफ चाइल्ड के साथ, हर बच्चे के साथ। आपने ऑडियो बुक सुनी, अपने बच्चों के लिए समय निकाला, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और अगर आपके अपने बच्चों को लेके कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में शेयर कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की। फिर मिलेंगे।